अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था एक, इनडायरेक्ट मेथड की मैं बताता हूँ रीज़न आज, वो ज़रूरी भी है जाननी। उससे पहले ये जितने भी सवाल किए मैंने, कुछ सिर पर समझ आ गया कैश फ्लो सवाल कैसे करना? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए वजह बताता हूँ आपको। और सवाल दिया था मैंने, अच्छा पहले ना मैं पूरी वजह बता लूँ, क्योंकि वो जुम्मे है तो क्लास थोड़ी सी होती है, ये रह ना जाए बात पीछे। डायरेक्ट मेथड में ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होता है, और इनडायरेक्ट मेथड में पीबीटी से शुरू करते हैं और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंचते हैं। रिसीट्स कस्टमर से यानी सेल्स के अगेंस्ट आया हुआ पैसा, पेमेंट टू सप्लायर यानी परचेजेस के अगेंस्ट दिया हुआ पैसा, और बाकी सारे एक्सपेंसेस के अगेंस्ट दिया हुआ पैसा। अगर बिजनेस सारी की सारी ट्रांजेक्शंस कैश पे करता, यानी सारी इनकम्स फॉरेन कैश मिल जाता होता, सारे एक्सपेंसेस कैश पे होते, तो ये एक तरह का प्रॉफिट ही होता ना। देखिए रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स या वो जो अदर रिसीट्स भी चले मैंने लिखा हुआ था, ये सेल्स के अगेंस्ट आने वाला पैसा है। अगर हो ही सिर्फ कैश सेल्स तो यही सेल्स भी होंगी। अगर हो ही सारी परचेजेस कैश पे, कोई स्टॉक ना हो, तो ये परचेजेस ही होंगी। सारे एक्सपेंसेस कैश पे हो, कोई प्रीपेड एडवांस एक्रूड कुछ ना हो, तो यही एक्सपेंसेस भी होंगे। ये जो इस वक्त नेट आंसर बन रहा है, ये एक तरह का प्रॉफिट ही होता। इधर कहीं टैक्स लिखा हुआ है? नहीं, तो फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता शायद। कोई हो सकता है कि इसको इनकम स्टेटमेंट पे लिखे हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैली करने की कोशिश करता। कोई साइंसदान होता, वो कहता भाई ये प्रॉफिट ही तो है, इसमें उसमें फर्क क्या है। इनडायरेक्ट मेथड इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई प्रॉफिट से इसको टैली करना चाहे तो उसको हम यहीं पर बता दें कि नहीं ये टैली क्यों नहीं हो रहा, क्यों फर्क आ रहा है। तो इनडायरेक्ट मेथड में पीबीटी से शुरू करते हैं और कैश जनरेटेड तक पहुंचते हैं। अगर सब कुछ कैश पे होता तो ये कैश जनरेटेड के बराबर ही होता ना। अगर नहीं है तो कोई वजह है, तो अब हम करते हैं क्या है इनडायरेक्ट मेथड में कि हम पीबीटी में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये जो एडजस्टमेंट्स की जा रही होती हैं, यहां पर जो जो कुछ भी प्लस माइनस होना है, उस सब का कैश फ्लो होना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट मेथड में पहली लाइन से लेके आखिरी तक सब कैश फ्लो है। कोई इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, सारा कुछ कैश फ्लो है। ये कैश फ्लो है, कस्टमर से कैश आना, इश्यू ऑफ शेयर्स कैश फ्लो है, कैश आना। कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो उस पर कैश ही आना है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट की फिगर से कैश बनाना चाह रहे हैं। ये मैं आपको इनडायरेक्ट की रीजन लॉजिक बता रहा हूं। प्रॉफिट की फिगर से कैश की फिगर तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये कैश की फिगर से डिफरेंट है, तभी तो कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये जो यहां पर एडजस्टमेंट्स की जा रही होंगी, ये जितना कुछ यहां लिखा होगा ये कैश होगा नहीं, तभी तो हम ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ताकि ये फिगर कैश तक पहुंच जाए। तो ये जो सारा पोर्शन है, ये पोर्शन कैश फ्लो नहीं है,
यानी यहां पर जो भी प्लस माइनस हुआ होगा वो कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, वो एडजस्टमेंट्स होंगी ताकि प्रॉफिट की फिगर इसके बराबर पहुंच जाए, या प्रॉफिट की फिगर से हम यहां तक पहुंच जाएं। जो डायरेक्ट तरीके से आते तो यहां तक आते, अगर डायरेक्ट तरीके से आते, डायरेक्ट मेथड, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक इन 3 लाइनों से ही पहुंचते ना। इनडायरेक्ट मेथड में, और ये 3 लाइनें कैश ही हैं, तो हम लोग कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो लेते और ये नेट कैश बन जाता। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड इसलिए कह रहे हैं कि स्टार्ट किया होगा प्रॉफिट से, लेकिन पहुंच फिर भी कैश तक जाएंगे, इसलिए ये इनडायरेक्ट तरीका है। अगर यहां से वहां तक जाना है तो डायरेक्ट तरीका ये है कि रास्ता जो चलने का यहां तक जाए, लेकिन अगर बेंचेस फलांगते हुए जाए तो भी तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो वो इनडायरेक्ट तरीका, रास्ता नहीं होगा लेकिन फलांगते फलांगते पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्ट रास्ता ये है, इनडायरेक्ट भी है। तो कैश फ्लो का डायरेक्ट तरीका ये है कि रिसीट्स पेमेंट्स लें और कैश फ्लो बनाएं। इनडायरेक्ट मेथड ये है कि प्रॉफिट से शुरू करें, फिर भी कुछ घुमा फिरा के पहुंचते पहुंचते कैश तक पहुंच जाएं। अब ये जो एडजस्टमेंट्स की जानी है, ये 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। एक एडजस्टमेंट्स हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसी इनकम्स और एक्सपेंसेस का इस्तेमाल हुआ था जो कैश होते ही नहीं है, जो होते ही नॉन कैश हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट हुआ हुआ, माइनस हुई ना, एक्सपेंस है, तो वो तो कैश ही नहीं है। हम ये जो सारी एक्सरसाइज करने लगे, क्या करने लगे, हम कैश तक पहुंच रहे हैं ना। अब जो ये फिगर होगी वो ये, यानी असल में वो रिसीट्स पेमेंट्स का नेट निकला हुआ होगा, लेकिन हम यहां पहुंचेंगे इस रास्ते से। तो जो नॉन कैश इनकम्स और नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जो प्रॉफिट निकालते हुए इस्तेमाल हुए थे, प्रॉफिट की हद तक तो ठीक थे, लेकिन हमने कैश तक पहुंचना है, तो नॉन कैश आइटम्स को रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड नहीं रिवर्स। नॉन कैश इनकम्स हैं तो लेस करना पड़ेगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं तो ऐड करना पड़ेगा। तो एक तरह की एडजस्टमेंट्स होती है कि हम रिवर्स करते हैं नॉन कैश आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन लेस हुई थी, ऐड कर दी। इंपेयरमेंट लॉस लेस हुआ था, ऐड कर दिया। ये कैश है, ये भी नॉन कैश है। लॉस ऑन डिस्पोजल, ये एक नॉन कैश चीज है। बैड डेट एक्सपेंस नॉन कैश चीज है। फेयर वैल्यू लॉस नॉन कैश चीज है। इसी तरह से फेयर वैल्यू गेन, रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल, ये नॉन कैश चीजें हैं। तो नॉन कैश इनकम्स और नॉन कैश एक्सपेंसेस हम इनको रिवर्स करते हैं। वो क्या रहा है, करना क्या हमने, इस प्रॉफिट की फिगर से कैश तक पहुंचना है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो इसको एडजस्ट करना है, 3 तरह की एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम्स को रिवर्स करना, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक करना, नॉन कैश इनकम्स लेस करना। दूसरा काम यह करना होता है कि हमें वो आइटम्स रिवर्स करनी होती हैं जिनको इससे नीचे अलहदा से डील कर लेंगे। हम वो आइटम्स रिवर्स करेंगे इसके बाद वो आइटम्स रिवर्स कर दी जाती हैं जिनको इससे नीचे कहीं अलग से डील कर लेना है। जैसे इससे नीचे हमने डिविडेंड रिसीव्ड दिखाना है और डिविडेंड इनकम पीबीटी निकालते हुए ऑलरेडी एडेड है। इसमें डिविडेंड इनकम एडेड है और आगे चल के डिविडेंड रिसीव्ड हमने फिर से इनफ्लो दिखा देना है, तो डबल हो सकता है। तो क्या करें, वो जो ऊपर डिविडेंड इनकम एडेड है वो माइनस कर देते हैं दोबारा। इससे आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड दिखाना है हमने, इंटरेस्ट रिसीव्ड इसके बाद ही दिखाया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर पीबीटी में ऑलरेडी शामिल है। अब देखिए पीबीटी से हमने कैश फ्लो को शुरू किया जिसपे इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आगे चल के इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड हो जाना है, तो इंटरेस्ट इनकम भी एडेड है, इंटरेस्ट रिसीव भी ऐड हो जाना है, तो इसलिए इंटरेस्ट इनकम को लेस कर देंगे। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ग्रांट इनकम, वो भी ग्रांट रिसीव्ड आगे चल के आ जानी है ना। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, एक एसेट जो 300 का था बेच दिया 340 का, 40 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया, ये 40 ऊपर प्रॉफिट में आ रहा है। और आगे चल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या शो करना है हमने, सेल ऑफ एसेट कितना, सेल ऑफ पीपी
340, तो 340 शो करना है, 40 इसके अलावा है इसके अंदर ही है, तो 340 भी शो करना है, ऊपर 40 भी इंक्लूडेड है, तो वो निकाल लेंगे। तो इसलिए वो आइटम जो नीचे चल के कहीं ना कहीं और प्रेजेंट हो जानी है, उनका जो ऊपर पीबीटी में इफेक्ट है, फिर हम वो रिवर्स कर देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ग्रांट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये चीजें इसलिए एड लेस हो रही हैं। ये नॉन कैश चीज है ना, ये तो एसेट की वैल्यू बस बढ़ रही है, कम हो रही है। नहीं, ये तो है ही नॉन कैश चीज। रिवैल्यूएशन लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू गेन, ये तो चीजें ही नॉन कैश है ना। ये तो ऐसी बट वैल्यू एसेट की बढ़ती है और हम उसको गेन बना लेते हैं, डाउन होती है लॉस बना लेते हैं, तो असल में तो वो कोई कैश फ्लो नहीं होता। क्या बात? इंटरेस्ट एक्सपेंस हम इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पेड को लेस करके दिखाना है, तो ऊपर पीबीटी निकालते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑलरेडी एक्सपेंस चार्ज हुआ है, आगे इंटरेस्ट पेड नाम से हम फिर लेस कर लेंगे, तो इसलिए ऊपर वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स कर देते हैं। ये एडलेस ओके, ये एडलेस करके हम पहुंच गए यहां तक। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तीसरी तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। तो ये सारा पोर्शन जो हम कर रहे होते हैं, ये क्या पोर्शन है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज ही है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका क्या इस्तेमाल है, इसकी क्या लॉजिक है, वो समझ लें। अब एक टी अकाउंट बना के भी बता देता हूं, एक ज़बानी भी बता देता हूं, और फिर कुछ जनरल बात भी बता देता हूं। रिसीट फ्रॉम कस्टमर बताता हूं, ये मैं आपको न्यूमेरिकली साबित करके देता हूं। डेटर के अकाउंट में क्या क्या आ रहा होता है? बीडी, सीडी, सेल, बैड डेट राइट ऑफ, और कैश। सेल्स अच्छा नहीं, बल्कि एक और तरीके से बताता हूं। सेल्स, कैश निकालना हो तो क्या क्या प्लस माइनस करूं? सेल्स में बीडी ऐड कर दूं और सीडी लेस कर दूं और बैड डेट राइट ऑफ लेस कर दूं, बीडी ऐड, तो कैश आ जाएगा। ये फाइंड करना हो तो दिस प्लस दिस माइनस माइनस, इस पे कोई एतराज इख्तलाफ? अगर सीधे तरीके से कैश फ्लोज बनाते तो हम बस एक लाइन लिखते रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये इसमें से क्या, ये। अगर कैश फ्लो के फेस पे ये लाइन लिखने की बजाय ये सारी लिख दें तो इफेक्टिवली तो एक ही बात होगी ना, क्योंकि सिर्फ एक लाइन ये लिखना या इसकी जगह ये सारी लिख देना, कैश फ्लो में एंड चलते चलते ये सारी लाइनें मिलके रिसीट्स ही बन रही होंगी ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज न्यूमेरिकली डिराइव करके दे रहा हूं, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या किया मैंने, सेल्स के अलावा बाकी चीजों को इकट्ठे कर लिया, कोई तकलीफ, कोई एतराज? पक्की बात। यानी सेल्स में से अगर मैं ये चीज माइनस कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? रिसीट्स। ये चीज ऑलरेडी पीबीटी में शामिल है, सेल्स ऑलरेडी पीबीटी में है, हमने पीबीटी से चलना शुरू किया है, बस ये एक लाइन और माइनस कर दूं तो क्या जादू होगा? रिसीट्स बन जाएंगी। इस माइनस को छोड़ते हैं, ये अगर इससे ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, इंक्रीज, इंक्रीज इन डेटर्स।
CD BD से ज्यादा है तो इंक्रीज ही है ना, इंक्रीज इन डेटर्स, यानी सेल्स में से इंक्रीज इन डेटर्स माइनस कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा? रिसीट्स के। ये लिख कर दिया। ये इंक्रीज इन डेटर्स माइनस कर दिया। ऊपर प्रॉफिट में क्या है? सेल्स। इंक्रीज इन डेटर्स माइनस करने से वो उसको रिसीट्स में कन्वर्ट कर देता है। और अगर ये इससे कम होता तो डिक्रीज होता, तो वो भी माइनस कर देता। क्यों ऐड क्यों कर देता? क्योंकि अगर ये ज्यादा होता तो इस ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आ जाता, वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता, तो डिक्रीज प्लस। तो सेल्स पीबीटी में ऑलरेडी है, सिर्फ ये लवाजमात क्या कर रहे हैं? उस सेल्स को रिसीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेल्स रिसीट्स में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह से ये भी बताता हूं, ये बता रहा हूं। ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग एक्रूड, क्लोजिंग एक्रूड, क्लोजिंग प्रीपेड, इधर एक्सपेंस और पेड। इसमें से कैश फ्लो क्या है? अगर हम इस लाइन की जगह ये पांचों लाइनें लिख दें तो पेमेंट आ जाएगी। कैसे? एक्सपेंसेस में कौन सा बीडी? ओपनिंग एक्रूड ऐड होगा और क्लोजिंग एक्रूड लेस होगा। एक्सपेंस में ओपनिंग एक्रूड ऐड, क्लोजिंग लेस, क्लोजिंग प्रीपेड ऐड और ओपनिंग लेस। ये बात समझ आ रही है कि टाइम जाया करो? प्लस माइनस से खेल लेना, पक्की बात है। ओपनिंग क्लोजिंग एक्रूड और ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग क्लोजिंग को मैंने एक ब्रैकेट में करना है, तो कोई तकलीफ किसी को? पक्की बात? कहां पर? यानी एक्सपेंसेस में अगर मैं इंक्रीज इन एक्रूअल माइनस कर दूं और इंक्रीज इन प्री पेमेंट्स प्लस कर दूं तो ये क्या आंसर आ जाएगा? ये बन जाएगी फिगर कि नहीं? समझ आ रहा है ना कि टाइम जाया करो यार? ये बात समझ, ये फिगर बन जाएगी ना। अच्छा, इस फिगर को हमने लिखना ऐसे होगा, नेगेटिव। अब देखें क्या जादू बना। ये क्या चीज है? एक्सपेंसेस माइनस प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हुए में मजीद क्या करते हैं? एक्रूअल्स में इंक्रीज ऐड करते हैं, एक्रूअल्स में इंक्रीज ऐड करते हैं, प्री पेमेंट्स में इंक्रीज लेस कर दें, प्री पेमेंट्स में इंक्रीज लेस कर दें। तो ये दो लाइनें क्या जादू कर रही हैं? वो जो ऊपर एक्सपेंसेस लेस हुए हैं उसको पेमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये वर्किंग कैपिटल चेंज, ये दो काफी हैं। ये लाइनें, अब इन दो से जो बताया इसका कंक्लूजन, ये सारी लाइंस क्या जादू कर रही हैं? जो ऊपर प्रॉफिट में इनकम्स और एक्सपेंसेस इनसे रिलेटेड मौजूद हैं, ये इंक्रीज डिक्रीज उन इनकम एक्सपेंसेस को रिसीट पेमेंट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे डेटर की इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रही है? डेटर की इंक्रीज डिक्रीज ऊपर जो सेल्स है उसको रिसीट बना रही है। प्री पेमेंट्स, एक्रूअल्स, इनकी इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रही है? ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं उनको पेमेंट बना रही है। स्टॉक की इंक्रीज डिक्रीज ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल है उसको परचेज बना रही है, और क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज उस परचेज को पेमेंट बना रही है। ज्यादा हो गया। स्टॉक की इंक्रीज डिक्रीज ऊपर प्रॉफिट में क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। स्टॉक की इंक्रीज डिक्रीज को परचेज बनाती है, क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज उसको पेमेंट बना देती है। तो हम यहां पर जो भी इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंस इनकम ऊपर है, और ये इंक्रीज डिक्रीज उन एक्सपेंस इनकम को पेमेंट रिसीट में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर इंटरेस्ट पेबल क्यों ममनुआ है? क्यों लिखने से मना किया था?
मैंने कहा था यहां पर इंटरेस्ट पेबल की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। अच्छा चले पहले आसान वाली बात पूछता हूं, टैक्स पेबल की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि ऊपर टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है, वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो फिर टैक्स पेबल ने आके क्या करना था? डिविडेंड पेबल की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी? डिविडेंड पेबल, क्योंकि डिविडेंड पेबल का ऊपर कोई एक्सपेंस थोड़ी आ रहा है। डिविडेंड पेबल का कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं। तो डिविडेंड पेबल ने किसको पे पेमेंट में बदलना था? इंटरेस्ट पेबल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इंटरेस्ट था, हमने ऐड बैक करके फारिग कर दिया उसको। पीबीटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ था ना, ये क्या किया हमने? ऐड बैक कर दिया। अब जब किस्सा ही खत्म कर दिया तो उसका इंटरेस्ट पेबल करके यहां पर क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल क्यों नहीं हम यहां ला रहे? इंटरेस्ट रिसीवेबल की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं ला रहे? डिविडेंड रिसीवेबल की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि उनसे रिलेटेड जो इनकम थी ऊपर, वो भी अभी रिवर्स किया हमने। टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इनकी इंक्रीज डिक्रीज मना की थी ना। तो वो इसलिए मना की थी क्योंकि उनसे रिलेटेड ऊपर है ही कुछ नहीं, तो उन्होंने किसको इंक्रीज डिक्रीज में बदलना है? सही है। इसी तरह अगर कोई प्लांट है जो उधार पे खरीदा हुआ है, उस प्लांट का भी शायद कोई क्रेडिटर आ रहा हो, तो उस प्लांट वाले क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज दिखानी। क्यों? प्लांट की कोई, क्यों? प्लांट को एक्सपेंस थोड़ी है भाई। दोबारा सुने, प्लांट उधार पे खरीदा था, प्लांट उधार पे खरीदा था, प्लांट डेबिट, प्लांट का पेबल क्रेडिट, तो उस पेबल की इंक्रीज डिक्रीज यहां दिखा दें। क्यों? क्योंकि वो किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट थोड़ी बनी हुई है। नहीं समझ आ रही? सैलरी पेबल की इंक्रीज डिक्रीज क्यों दिखाएं? क्योंकि ऊपर सैलरी एक्सपेंस कहीं है। रेंट पेबल की इंक्रीज डिक्रीज क्यों दिखाएं? क्योंकि ऊपर रेंट एक्सपेंस कहीं आ रहा है। रेंट रिसीवेबल की इंक्रीज डिक्रीज क्यों दिखाएं? क्योंकि ऊपर रेंट इनकम कहीं आ रही है। डेटर की इंक्रीज डिक्रीज क्यों दिखाएं? क्योंकि ऊपर सेल्स कहीं है। पीपीई बेचा है उधार पे, प्लांट उधार पे बेचा है, तो उसका एक रिसीवेबल शो हो रहा है जो कल वाले सवाल में 18 लाख हो रहा था, उसकी दिखाएं इंक्रीज डिक्रीज? नहीं, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सेल थोड़ी है ऊपर। करंट लायबिलिटीज में लोन का करंट पोर्शन आ रहा है, करंट लायबिलिटीज में रहा है, उसकी इंक्रीज डिक्रीज दिखाएं। क्यों? वो कोई एक्सपेंस के अगेंस्ट थोड़ी लोन आ रहा है, वो लोन तो हमने अलग से नीचे दिखाना है, ऊपर को थोड़ी के एक्सपेंस के अगेंस्ट आ रहा है वो। तो ये जो आपको चीजें मना की थी, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड रिसीवेबल, टैक्स पेएबल और कोई और ऐसा पेएबल रिसीवेबल जिसको हम अलग से नीचे डील करने लगे, तो उनको यहां नहीं दिखाना। और कैश एंड बैंक की इंक्रीज डिक्रीज क्यों मना की थी? कैश एंड बैंक की भी तो मना किया ना, क्योंकि ये सारा कैश लो, उसी की तो इंक्रीज डिक्रीज है भाई। ये कुछ भी समझ नहीं आया, टाइम जाया किया मैंने। है जी? आखिरी बात दोबारा सुन लें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इंक्रीज डिक्रीज यहां क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि ये पूरा जो पेज भरा हुआ है, ये सारा कैश ही की तो इंक्रीज डिक्रीज है। कैश की इंक्रीज डिक्रीज क्या होती है? कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, तो सारा वही तो भरा हुआ पेज हमने, ये सारा कुछ वही तो चल रहा है, ये सब इनफ्लोज आउटफ्लोज ही हैं। तो फिर कैश का भी दोबारा थोड़ी इंक्रीज डिक्रीज दिखा देंगे। तो इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इंक्रीज डिक्रीज मना की थी। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड रिसीवेबल, टैक्स पेएबल और अगर कोई और पेएबल रिसीवेबल जिसको हम बाद में कहीं अलहदा ट्रीट करने लगे हैं, उनके अलावा जो बचा वो यही 5-6 होते हैं, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, प्रीपेमेंट, एक्रूड, यही होते हैं। इनकी इंक्रीज डिक्रीज ऊपर क्या जादू कर रही होती है? जो उनसे रिलेटेड ऊपर एक्सपेंस इनकम था उसको वो पेमेंट रिसीट में कन्वर्ट कर रही होती है। कुछ भी नहीं समझ आया। कौन सी? अच्छा चलें, पीपी के अलावा बाकी चलें उसको पहले हजम कर लें, बाकी बातों को लंबे लंबे सांस ले लें, पहले उसको हजम कर लें, फिर मैं पीपी वाली बात दोबारा बताता हूँ। बाकी हजम कर लें पहले, अभी बाकी हजम कर लेना, पहले बताता हूँ।
हाँ जी, पीपी वाली बात बताऊं। करंट लायबिलिटीज में एक पेबल आ रहा है फॉर पीपीई, यानी हम प्लांट्स जितने भी खरीदते हैं, फर्नीचर सब उधार पे खरीदते हैं। 2021 में आ रहा है ये 600, 2020 में आ रहा था 250। करंट लायबिलिटीज में आ रहा है क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद पैसे दे देते हैं। इसकी इंक्रीज डिक्रीज यहां दिखाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई एक्सपेंस का तो पेबल नहीं है ना। या तो किसी एक्सपेंस का पेबल हो तो फिर उसका रिलेटेड एक्सपेंस ऊपर प्रॉफिट में है, तो फिर पेबल की इंक्रीज डिक्रीज उसको पेमेंट में कन्वर्ट कर देगी। ये तो प्लांट का पेबल है, तो प्लांट कहीं एक्सपेंस है ऊपर? नहीं, तो फिर इसकी इंक्रीज डिक्रीज यहां दिखाएं? नहीं। और अगर ये कहीं क्रेडिटर में मिलावट कर दी हो तो फिर क्रेडिटर को पहले मिलावट से पाक करें, फिर क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज दिखाएं। ये होती है इस इनडायरेक्ट मेथड की फॉर्मेट की रीजन। सर, अगर हमने एक पीपी खरीदा है, उसके अगेंस्ट हमें सेटलमेंट डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट तब करेंगे? नहीं, वो तो फिर पेबल ही नहीं आ रहा होगा ना। डिस्काउंट इनकम मिलवा रहा हूं। हमने एक पीपी खरीदा और उसमें सेटलमेंट डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, डिस्काउंट, अच्छा यार, अच्छी बात है, अच्छा सवाल है। चलो सोचता हूँ, सोच के जवाब देता हूँ, कल दोबारा पूछना याद से, मैं सोचता हूँ उस पर। ये सारा पोर्शन इनडायरेक्ट मेथड की एडजस्टमेंट है, जो ये 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं, और इन सब का आंसर फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बराबर आ जाएगा। ओके अच्छा, अब वो रह गई डिस्कशन, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक सवाल और ले लें, होमवर्क लेटेस्ट ही कर दें। लेटेस्ट है जी ये वाला। क्वेश्चन 5। अच्छा है, हाँ, कल इसका मैं ना एरर्स मिक्स करके सवाल कराऊंगा, और बस कैश फ्लो बहुत है। कैश फ्लो क्या? नहीं क्या 15 सवाल और करा दूं, बताएं? नहीं सीरियसली है? नहीं मैं कर देता हूं, लेकिन जरूरत लगे तो फिर ना कल करता हूं ना, सवाल और करता हूं कल। क्वेश्चन नंबर 5 कल करके आइए, ठीक है? अल्लाह हाफिज।